भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जीजा भाई, इस पे भीम की क्या गलती है? इन दोनों की आंख में भी मिर्च गई थी ना, मगर ये लोग ठीक हो गए ना। हाँ तो जाऊं ठीक है, उनके लिए जश्न मनाओ और इबाला के लाने मातम हम लोग मना लेंगे। अच्छा बाला, एक बात बताओ, भीम का हाथ पकड़ के तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ हासिल हुआ नहीं ना? तो अब एक काम करो, अब तुम हमारा हाथ पकड़ लो और यकीन मानो कि तुम्हारा जीवन चैन से बीतेगा। हितेश बाबू, बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम जाके हाथ पकड़ो ना, दिख कहाँ रहा है बेचारे को। हाँ, ये बात भी सही है। चलो मैं ही चला जाता हूं। लाओ बाला। झूठ बोला था मैंने। मुझे सब दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हमारे साथ जब भी कुछ भी बुरा होता है, तब तुम सब कैसे खुश हो जाते हो और सिर्फ भीमराव को दोषी बनाने में लग जाते हो। हितेश काका, करवा ली ना खुद की बेइज्जती फिर से? बाला, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हितेश काका, भीम कहता है कि सत्य हमेशा रोशनी देता है और साजिश सिर्फ अंधेरा। और हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर रोशनी तो जा ही नहीं सकती ना। लेकिन आप सबकी आंखों पर जो भीम के नफरत की पट्टी बंधी है ना, मैं उसे खोलना चाहता था। इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आप सब उस अंधेरे से बाहर आ सको। लेकिन नहीं, आप लोग कभी नहीं सुधरोगे। तेज चल। हाँ, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, बस हो जाएगा, पहुंच जाएगा हम। चल 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 चल। बाबा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेघनाथ जी, क्या हुआ? अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या इन्हें? भीमराव, हट जाओ मेरे सामने से। दिमाग खराब है मेरा। अरे तुम्हारी वजह से मेरा एक बेटा जेल चला गया और मेरे दूसरे बेटे को दिखाई नहीं पड़ रहा। सब कुछ तुम्हारी वजह से। और ये हमदर्दी का नाटक कर रहे हो तुम। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है मेघनाथ जी, और इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इस बात का मुझे भी बुरा ही लग रहा है, सच में। भीमराव, किस बात का बुरा लगा? हाथ में मिर्च का चूर्ण लेकर घूमेंगे तो आंख में मिर्च का चूर्ण ही जाएगा। जिसके हाथ में जो होता है उसे वही मिलता है। बहुत ज्ञानी बन रहे हो ना बाबा। समझाऊंगा तुम्हें, अच्छे से समझाऊंगा कि किसके कर्मों का फल कैसा मिलता है। बस थोड़ा सा इंतजार करो तुम। और भीमराव, तुम ये मत समझना कि एक छोटी सी लड़ाई जीतकर बहुत बड़ी जंग जीत ली तुमने या 30 मार खा हो गए। अरे ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
और जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर लूं ना, खत्म भी नहीं होगी। बस अभी मैं थोड़ा अपने बच्चों में उलझा हूं। इंतजार करना, बहुत जल्दी तुम दोनों से मुलाकात होगी। चल बेटा। चलो बाबा। चल चल चल, जल्दी चल। भीमराव, अब मैं यहां से जा रहा हूं। सोचा जाने से पहले एक बार मिल लूं। हम फिर मिलेंगे। जी बाबा। खुश रहो, खुश रहो। आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सिखाया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, अपने दफ्तर जाओ। गाड़गे बाबा को बताएंगे हम कि भीमराव दुनिया का दस्तूर बदल रहा है। बहुत खुश होंगे। अभी चलते। जी। खुश रहो। आओ भीमराव, आओगे तो ऑफिस ही। ऐसे दस्तूर बदलोगे? विजयी होकर आओ ऑफिस, फिर से हारा हुआ इंसान बनाता हूं। अरे दीपक। नमस्ते भीम भैया। नमस्ते नमस्ते। कहाँ गए थे सुबह सुबह? सब्जी और दूध लेने गए थे भीम भैया। अच्छा अच्छा, चलो मिलते हैं चाल में। हाँ हाँ भीम भैया। क्या हुआ? मुझे देखकर आप ऐसे छुप क्यों गए? हम अपने से निम्न जात वालों को नहीं देखते। अच्छा, नहीं मैंने बस ऐसे ही पूछा कि मुझे लगा शायद आपको मेरी मदद की जरूरत है। ठीक है, चलो। नहीं, नहीं जाना मुझे। चलो घर चल। जितना कहा है उतना करो। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? भीमराव जीत गया ये लड़ाई। हाँ, बात तो ठीक ही है। मैनेजर साहब आखिर कर क्या रहे हैं? कह तो रहे थे कि विजयी भीमराव को हारा हुआ इंसान बनाऊंगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये फूल लेके कैसे हारा हुआ इंसान बनाएंगे? नहीं नहीं सर, मुझे ये फूल नहीं चाहिए। अरे तुम्हें दे कौन रहा है? दिखा रहे हैं बस। हॉस्पिटल जा रहे हैं मेघनाथ जी के लड़के को मिलने, तो बस पूछ रहे थे उन्हें देने के लिए ये गुलदस्ता ठीक रहेगा या नहीं। वो सब मैं नहीं जानता। आप बताइए अभी काम क्या करना है मुझे? नहीं बताएंगे तो दरोगा के पास चले जाओगे। करो, लेकिन जो भी करो हाथ पे कपड़ा बांध के करना। लाओ भाई लाओ, कुछ ऐसा लाओ जिसे हाथ पर पहन सके। जी मैनेजर साहब। उठा लो। अरे उठा लो भाई। उठाओ और उठाते उठाते सोचो कि ऊंचे अधिकारी फैसला सुना सकते हैं, पर उस फैसले को लागू करेगा कौन? हम। और अब भी हम पल पल तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम निम्न जात के हो। करो सारा काम। तब तक हम मेघनाथ के बेटे के पास जाते हैं गुलदस्ता देने।
आप जो डायरी लिखता है ना, उसे सिर्फ डायरी मत रहने दीजिएगा, उसे किसी ऐसे मुकाम तक जरूर पहुंचाइएगा कि दुनिया कहे कि भीमराव अंबेडकर बचपन से ही डायरी में समानता की धारणा गढ़ रहे थे। वादा कीजिए मुझसे। मैं वादा करता हूँ रमा, मैं अपनी डायरी को एक न एक दिन जरूर किसी मुकाम तक पहुंचाऊंगा। करना होगा रमा, तभी तो फैसले माने जाएंगे। मगर फिलहाल ये चीज हाथों में लपेट कर एक नई लड़ाई शुरू करनी होगी, और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा। ये लोग पल पल मुझे एहसास दिलाते रहेंगे कि मैं नीम नजात का हूं, और मैं हर पल उन्हें यह एहसास दिलाता रहूंगा कि आपका बड़ा होने का भ्रम मैं एक ना एक दिन जरूर तोड़ के रहूंगा। पता नहीं पापा कहाँ चले गए मुझे यहाँ छोड़कर। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए? बाबा कहीं गए, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए, उन दोनों की दोस्ती हो रही है और ये हमारे लिए शुभ समाचार है। अच्छा है, आपकी बेटी कमला बहुत होशियार है। दहेज के आधे पैसे खर्च नहीं कर दिए होते तो कभी इस विवाह को कराने के लिए हम अपनी बेटी से ऐसे नाटक नहीं करवाते। बैठ जाओ। आप पढ़ते हैं? हाँ, मेरा भी मन करता है पढ़ने का, मगर पढ़ नहीं पाई। सबको पढ़ना चाहिए। ये बोरी लेकर कहाँ जा रही हो? कल सुबह बाबा आई और मैं बम्बई से कहीं दूर जा रहे हैं। जो कहा है ना हमने, बस वही सब कह रही है। एक बार दीपक और कमला के बीच दोस्ती हो जाए तो बस विवाह भी हो ही जाएगा। कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। मगर क्यों? आपने शादी से मना कर दिया ना, इसलिए बाबा ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपने शादी से इसलिए मना कर दिया ना कि आपको पढ़ना है। शादी के बाद भी पढ़ लीजिएगा। मेरे आए बाबा बहुत दुखी है। दीपक, चल बेटा,
ये बोरा तुम सामान ले जाने के लिए ले जा रही हो ना? अपने बाबा से कहना कि रास्ते में पुरुषोत्तम काका मिले थे और तुमसे माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि अपने बेटे का विवाह तुमसे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बेटे को पढ़ना है। चल दीपक। कमला चले? क्यों मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं आप? माँ बाप जो चाहें वही करना चाहिए। चलो। कितनी खुश लग रही है तू शोभा। जब पति बच्चा सब साथ में होते तो कितना अच्छा लगता है ना? दीपक और पुरुषोत्तम कहाँ गए? आई सुबह सुबह एक साथ दोनों गए सब्जी और दूध लाने। बस अभी आ जाएंगे। सच में शोभा, जब सब साथ साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता है। तीनों बेटे, उनकी बहुएं, कितना सुकून मिलता है। बस कि जीजाबा एक साथ मिल जाए ना, फिर तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पूरी योजना तैयार है। आपके घर में फूट पड़ेगी। भीम की नौकरी वाली नौटंकी से ये सब हुआ है ना, तो अब आगे भी नौकरी वाली नौटंकी ही करूंगी। बस लक्ष्मी और करुणा को नौकरी मिल जाए कहीं। अच्छा शोभा, ये तो बता, ये शादी ब्याह का मामला खत्म हुआ या नहीं? हाँ खत्म हो गया। अब शादी की बात कोई नहीं करता। चलो अच्छा हुआ। दीपक, इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। कल सुबह बाबा आए और मैं बम्बई से कहीं दूर जा रहे हैं। मगर क्यों? आपने शादी से मना कर दिया ना, इसलिए बाबा ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। दीपक, दीपक, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे गिर गया? कुछ नहीं आई, बस चल रहा था तो बीच में डंडा आ गया। ठीक है ना तू? दीपक की कोमल मन के साथ खिलवाड़ हुआ है तो पैर लड़खड़ाएंगे ही। बस किसी तरह दीपक विवाह के लिए तैयार हो जाए। और ऑफिस के मैनेजर ने जो कहा वो सही तो था। उन्होंने कहा कि फैसले लेने वाला प्रशासन होता है, मगर उन फैसलों को मानने वाले लोग होते हैं, समाज होता है। अभी प्रशासन के अधिकारी लोगों के बीच जा जाकर ये तो नहीं कह सकते ना कि आप जबरदस्ती इस फैसले को मानिए। इसलिए बदलाव समाज के बीच होना ज्यादा कारगर है, और यह तभी हो पाएगा जब सत्ता के दस्तावेज में संशोधित रूप से कानून बनाया जाएगा। इसलिए तो सामाजिक क्रांति हमेशा से भविष्य की निर्णायक क्रांति रही है। हाँ बाबा, और भीम भी बचपन से यही तो करते आया है। और यही करते रहना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है भीम जितने बदलाव की बात करता है, शायद ही हम वो सब अपने जीवन में कभी देख पाए। सही कह रहे हैं आप भैया, शायद नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आज उस ऑफिस में मुझे नीचा दिखाने वाले, मुझे चिढ़ाने वाले 3 लोग थे और मैं अकेला। अगर हमारी जात के और 2 लोग भी मेरे साथ खड़े होते ना,
तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती मुझे ये सब बोलने की, मुझे अपमानित करने की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संख्या के मामले में भी हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। जहां जहां ऊंची जात के लोगों के द्वारा बनाई गई कोई जगह है, कोई संस्था है, कोई चौक चौराहा है, वहां वहां हमारी जात के लोगों को योग्यता के साथ उनके बराबर खड़ा रहना होगा। तभी वो हमारे लिए अपशब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे।